अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुख्तलिफ मामलात और मुख्तलिफ औकात में बनने वाला अपोजिशन का इत्तेहाद अब कहीं नज़र तो आता नहीं है और मौलाना नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बगैर एक नया इत्तेहाद बनाकर हुकूमत के ख़िलाफ़ एक बार फिर से सड़कों पर आने का इंदिया दे चुके हैं। दूसरी तरफ नवाज शरीफ जो गुज़श्ता 3 महीनों से इलाज की गर्ज से लंदन में मुकीम है और अपना ऑपरेशन इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि वो चाहते हैं कि मरीम नवाज़ उनके पास मौजूद हों। सवाल ये है कि नवाज शरीफ का इलाज, उनकी सेहत इस सिचुएशन में स्टेज पर ज़रूरी है या मरीम नवाज़ की उनके पास मौजूदगी। दूसरी तरफ अब नवाज शरीफ की लंदन में अहम सियासी मीटिंग्स का सिलसिला भी जारी है, सियासी मसरूफियात भी वो रखे हुए हैं वहाँ पर और नून लीग की सियासी हिकमत अमली से मुतालिक अहम फैसले भी कर रहे हैं। कल लंदन में नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के दरमियान होने वाली मुलाकात के बाद ये खबरें अब सामने आ रही हैं कि नवाज शरीफ ने अपनी पार्टी को फिर से अपोजिशन की तमाम सियासी जमातों के साथ राब्ते करने की हिदायत दी हैं। ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक नून लीग की क़यादत अब महंगाई के ख़िलाफ़ अवाम की आवाज़ बुलंद करने का सोच रही है और अपोजिशन जमातों के साथ राब्तों के लिए नून लीग की कमेटियाँ भी बनाई जाएंगी और नून लीग के वफूद जल्द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, JUI और दीगर जमातों के कायदीन से मुलाकातें भी करेंगे। ज़राए का ये भी दावा है कि इस मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ ने पार्टी रहनुमाओं के साथ टेलीफोनिक राब्ते भी किए हैं और उन्हें अहम टास्क भी सौंप दिए हैं। सवाल ये है कि वो नून लीग जिसका अपना बयानिया खुद कन्फ्यूजन का शिकार है कि वो वोट को इज्जत दो का जो एक नारा है नवाज शरीफ साहब का, नून लीग का, उसके साथ खड़े हों या फिर शहबाज शरीफ का जो एक मफामती पॉलिसी का बयानिया है वो उसके साथ खड़े हों। तो जब आपस में ही एक कन्फ्यूजन का शिकार है मुस्लिम लीग नून की जमात, उनके अपने लोग, तो फिर क्या वो हुकूमत के खिलाफ बड़ा इत्तेहाद बना पाएंगे? दूसरी तरफ अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ, जिनके मुतालिक पहले ये कहा जा रहा था कि वो फरवरी की 15 तारीख को वतन वापस आएंगे, अब इत्तलात हैं कि उनकी वापसी फ़िलहाल मजीद मौखर हो गई है। दूसरी तरफ इस आगडार की रिहाइशगाह को पनाहगाह बनाने के ऊपर नून लीग के अंदर शदीद गम गुस्सा भी पाया जा रहा है और इसे इंतकामी कार्रवाई नून लीग करार दे रही है। दूसरी तरफ आज कौमी असम्बली का इजलास भी हंगामा खेज साबित हुआ और अपोजिशन और हुकूमत के रहनुमा मुल्क में जो बढ़ती हुई महंगाई है इसका जिम्मेदार एक दूसरे को जो है ना वो ठहराते रहे, लेकिन किसी ने भी महंगाई की कमी या आवाम को रिलीफ देने के लिए ना तो कोई सिफारिशात पेश की और ना ही कोई ऐसा एजेंडा कोई सामने लेकर आया। सवाल यह है कि क्या अवामी मसाइल मुल्क की सियासी जमातों के लिए सिर्फ सियासत करने के लिए हैं या उनका हल निकालने के लिए भी उनके पास कोई वक्त है या एजेंडे पर उनकी ये चीज़ें होती हैं या नहीं। इस सब पर मैं बात करूंगी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया राना साहब आपका। राना साहब, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस वक्त मुल्क के जो अवाम है उनका सबसे बड़ा जो मसला है वो महंगाई है। महंगाई की शरह आप देखें 14% तक पहुंच गई है, इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वो 13% तक पहुंच गया है। तो ऐसे में ज़ाहिर है अवाम को तो रिलीफ चाहिए, लेकिन अगर अपोजिशन जमातों की बात करें तो अपोजिशन जमातों में तो किसी मामले पर कंसेंसस नजर ही नहीं आता है। मुस्लिम लीग नून की सियासी क़यादत देखिए अपने मुकदमात में फंसी हुई है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत अपने मुकदमात में फंसी हुई है। तो ऐसे में अपोजिशन का, नून लीग का आप लोगों की स्ट्रेटजी है क्या? कैसे आप लोग प्रेशर जो है ना वो डालेंगे, दबाव डालेंगे इस महंगाई के खिलाफ इस हुकूमत पर? देखिए, ये बात दुरुस्त है कि अपोजिशन जो है वो इससे पहले जो मूव आज़ादी मार्च के नाम पे मौलाना फजलुर रहमान साहब ने शुरू की थी, उसमें अपोजिशन जो है वो कंसेंसस के साथ कोई एक प्रोग्राम के ऊपर मुत्फिक नहीं हो सकी और PMLN और पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ उस वक्त था कि उस मामले को थोड़ा मौखर किया जाए, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने उसको 31 अक्टूबर से आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया। अब जो महंगाई का मसला है इसमें हर आदमी को तशवीश है, कोई सिर्फ अपोजिशन की बात नहीं है। पूरे 22 करोड़ के 22 करोड़ अवाम, कोई आदमी ऐसा नहीं है जिसका तल्लक किसी भी जमात से हो, भले PTI से क्यों ना हो, वो भी जो है वो इस सूरत हाल से परेशान है। लेकिन PTI कहती है कि आप लोगों का किया धर है, नून लीग का, डार साहब का किया धर है, ये पीपल्स पार्टी का किया धर है, वो आप लोगों को डालते हैं। नहीं, वो तो खैर इन्होंने जितना झूठ बोला है, उस झूठ बोल के इनके पहले 3 माह अच्छे गुजर गए, उसके बाद 6 माह भी अच्छे गुजर गए, तो अब 1 साल के बाद तो वो आर्गूमेंट इनके पास नहीं है। उस झूठ के ऊपर कोई एतबार करने को तैयार नहीं है, उस बयानी के ऊपर कोई एतबार करने को तैयार नहीं है। अब 1.5 साल बाद ये कहें कि जी वो सारा किसी और का किया धरा है, तो कोई मानने को तैयार नहीं। हाँ, जब इन्होंने पहले कहा था कि जी हम तो 100 दिन में सारा कुछ ठीक कर देंगे,
पहली बात तो ये है कि जब इलेक्शन से पहले इन्होंने कौम के साथ एक यहाँ पे इन्होंने बहुत बड़ा जो है वो इवेंट किया था और इन्होंने जो झूठ बोला था पूरी कौम के साथ कि जब हम आएंगे तो हम जो टैक्स कलेक्शन है उसको 8,000 अरब के ऊपर ले जाएंगे। जब हम आएंगे तो हम जो 10 अपना जो अरब डॉलर की जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है उसको हम ख़त्म कर देंगे। इन्होंने कहा था कि जी 10 अरब रुपए महाना जो रिश्वत और करप्शन होती है उसको हम ख़त्म कर देंगे और पैसे की रेल बेल हो जाएगी, हर तरफ जो है वो खुशहाली होगी और कर्जे भी उतर जाएंगे, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। अब उसके बाद जब ये आए तो 100 दिन में कुछ ना हुआ तो फिर लोगों ने कहा कि जी आपने किया। उन्होंने कहा जी 100 दिन तो बहुत थोड़े हैं ना, अब हमें 1 साल तो देना, 1 साल में हर चीज़ को हम जो है वो टर्न अप कर देंगे। अब 1.5 साल के बाद ये बात सुनने को कोई तैयार नहीं। ठीक है, अब आप लोगों को क्या डायरेक्शंस मिल रही हैं? सबको पता है कि इनका किया धरा है। सियासी मसरूफियात तो वहां पर चल रही हैं। नवाज शरीफ साहब की, शहबाज शरीफ साहब की कल भी मुलाकात हुई, वहां पर क्या डायरेक्शंस मिली हैं कि ऑपोजिशन से आप लोगों ने राब्ते कर रहे हैं, आप लोगों को अपने अपने टास्क सौंपे गए हैं, आप लोगों को क्या हिदायत मिली हैं इस महंगाई के खिलाफ, आप लोगों ने क्या करना है? जी देखें, इसमें क्योंकि आवाम जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा मुश्किलात का शिकार है। अपोजिशन को एक मुश्तरका लाएअमल अपना के हुकूमत को जो है वो उस नाअहली से, उस जो है वो जो पॉलिसीज़ इनकी हैं जिनकी वजह से मुल्क इस हाल को पहुंचा है, इकॉनमी का भट्ठा बैठ गया है, कारोबार लोगों के ख़त्म हो गए हैं, तो उसके खिलाफ एक भरपूर एहतजाज और एक भरपूर प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर रखने के लिए किस नौयत का एहतजाज को जो है सड़कों पर आएंगे, सड़कों पर आएंगे या पार्लियामेंट के अंदर ही बस? जी बिल्कुल, एहतजाज की सारी ही शक्लें जो हैं जो एक जमहूरी और आईनी मुआशरे में हो सकती है, वो सब शक्लें, वो सब सूरतें, वो सब एक्शन जो है वो किए जाएंगे। ठीक है। अच्छा, एक आखिरी सवाल राना साहब आपसे कि मुस्लिम लीग नून के अपने लोगों के अंदर अभी ये कन्फ्यूजन है कि वो किसके बयानिए के साथ चलें। अब जाहिर है कुछ प्राइवेट बातें होती हैं, कुछ नाम होते हैं जो आप टीवी पे डिस्कस नहीं कर सकते। वो जो बड़े सीनियर रहनुमा, बड़े आप लोगों के जो लोग हैं, वो बात करते हैं कि हमें नहीं पता कि हमें किसके बयानिए के साथ चलना है। आज भी नवाज शरीफ का जो बयानिया है, वोट को इज्जत दो वाला बयानिया, वो हमने उसके साथ खड़े रहना है। जो शहबाज शरीफ साहब की मुफाहमती पॉलिसी का उनका एक नज़रिया है, जो एक बयानिया रहा है, उसके साथ चलना है। तो अब नून लीग के अंदर भी एक रिफ्ट है, लोगों में एक दराड़े हैं, सोच में फर्क है, तो ये कंफ्यूजन बहरहाल मौजूद है नून लीग के अपने सफों में। कोई रिफ्ट नहीं है, कोई रिफ्ट नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है, एक ही बयानिया है। क्या? और वो बयानिया है मियां नवाज शरीफ का। ही इज द लीडर, उसी का बयानिया जो है वो चलेगा। अगर मुफाहमत की बात होनी है तब भी, अगर कोई अपना मुफाहमत की बात नहीं होनी तब भी, हर चीज़ जो है वो डिस्कशन के बाद अप्रूवल के लिए पार्टी कायद, पार्टी लीडर मियां नवाज शरीफ के सामने पेश होती है, जिसकी वो अप्रूवल देते हैं, वो बात जो है वो आगे चलती है। मियां शहबाज शरीफ कोई इकदाम, कोई पॉलिसी, कोई फैसला जो है वो मियां नवाज शरीफ की अप्रूवल के बगैर ना करते हैं, ना उसके ऊपर अमल करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब मेरे साथ थे। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। अब मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार सलीम साफ़ी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब आपका। सलीम साफ़ी साहब, इस वक्त मुल्क में एक ही मसला ज़बान ज़द आम है, वो है महंगाई, महंगाई और सिर्फ महंगाई। हुकूमत से अगर बात करें तो हुकूमत इसकी वजह बताती है कि कुछ मुश्किल फ़ैसले अगर हम नहीं करते तो आज मईशत दिवालिया हो जाती है। अगर हम रुपए की कदर डिवैल्यू नहीं करते, IMF का फिर दबाव था, फिर पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर की कीमतें भी ज़ाहिर है बढ़ी, महंगाई में इजाफा हुआ। तो आपको लगता है कि ये इस हुकूमत का कसूर है? आप समझते हैं यही हुकूमत कसूरवार है, जिम्मेदार है, या कहीं ना कहीं बोझ आप माजी की हुकूमतों पर समझते हैं कि उनकी भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि माजी की हुकूमतों ने भी मईशत कोई बड़े अच्छी पोजीशन में इस हुकूमत को नहीं छोड़ी थी। लेकिन एक तो ये है कि अगर हम माजी की बुनियाद पे जाएं तो मुस्लिम लीग नून कह सकती है कि भाई हमें भी कोई मईशत इतनी बेहतर नहीं मिली थी,
पीपल्स पार्टी कह सकती है कि हमें मुशर्रफ साहब ने कोई अच्छी मईशत नहीं छोड़ी थी। जब मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया तो उस वक़्त वो भी ये समझ रहे थे कि जी मुल्क को तो माशी लिहाज से दिवालिया कर दिया गया था। लेकिन अगर किसी हुकूमत में या किसी हुक्मरान में सलाहियत हो तो वो फिर माजी का रोना नहीं रोते। मसलन सबसे बुरी हालत में तो पूरा पाकिस्तान और उसकी मईशत वो कायद आज़म मोहम्मद अली जना को मिला था ना। क्या तैयब उर्दगान को तुर्की की मईशत बहुत बेहतर हालत में मिली थी, या क्या महातीर मोहम्मद जिनका बार बार वो नाम लेते हैं तो क्या उनको मईशत बहुत बेहतर हालत में मिली थी। लेकिन यहाँ पे तो जो निस्बतन जो चीज़ें जो इंडिकेटर्स हमारे अच्छे भी थे इससे पहले, मसलन जीडीपी ग्रोथ के इंडिकेटर्स वो इनसे पहले की हुकूमत में नवाज शरीफ की हुकूमत में बेहतर थी। वो जीडीपी ग्रोथ को तो वो यहाँ पे ले गए कि इस वक्त हम अफगानिस्तान से भी नीचे चले गए, जो एक जंगज़दा मुल्क है। क्या कोई एक इंडिकेटर ऐसा है जिसको इन्होंने बेहतर कर दिया है? दूसरी बात कि खुद जब इन्होंने असद उमर को पहले लगाया और फिर हटाया तो अपनी नाकामी यानी या अपने इक्तिसादी वो तो सब जानते हैं असद उमर को हटाए जाने की वजूहात क्या थी, आईएमएफ में जाना था, आईएमएफ की पॉलिसियों का ही सब नतीजा था, ये तो सब जानते हैं। आप समझते हैं कि इस हुकूमत में विजन की कमी है? इन हालात में अब इकोनॉमिक टीम बदलने की जरूरत है, हुकूमत को अपनी इकोनॉमिक टीम बदलनी चाहिए। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये अगर कह रहे हैं कि हमें शुरू में ये एहसास नहीं था और बाद में हमें एहसास हो गया कि आईएमएफ के पास जाना मजबूरी है, तो वो भी इनकी नाअहली थी कि आप इतने अरसे से आप इस मुल्क में सियासत कर रहे हैं। मसलन इस वक्त तो हमारे पास रत्ती भर भी उतने वसाइल नहीं है ना जो इमरान खान साहब के पास थे, लेकिन हम इधर एक मजदूर की हैसियत में बैठ के भी हमें कुछ तो अंदाज़ा है ना कि इस मुल्क की मईशत कैसी है। तो आपने जो कस्में खाई थी, जो दावे किए थे कि मैं खुदकुशी कर लूँगा लेकिन मैं कर्जा नहीं लूँगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, तो इसका मतलब ये कि इससे पहले आपको इस मुल्क की इकानमी और उसके मसाइल के अलिफ बे का पता नहीं था। फिर जब असद उमर साहब को इकोनॉमिक टीम का लीडर बना दिया गया तो हम जैसे तालिब इल्म हमारे तो वो कॉलम भी रिकॉर्ड पे है, बाकी सारी चीज़ें भी कि असद उमर साहब पहली बात तो ये कि इकोनॉमिस्ट नहीं है, वो मार्केटिंग के आदमी हैं और मार्केटिंग में भी वो फिर अपनी मार्केटिंग तो बहुत बेहतर कर सकते हैं लेकिन प्रोडक्ट की बेहतर नहीं कर सकते। तो अगर हमें ये अंदाज़ा था तो इमरान खान साहब को ये अंदाज़ा क्यों नहीं था? फिर जब असद उमर साहब को हटाया तो खुद इमरान खान साहब ने ये एतराफ़ किया कि असद उमर के हटाने तक उनकी इक्तिसादी पॉलिसी ठीक नहीं थी या काउंटर प्रोडक्टिव होती, इसलिए उन्होंने उन जैसे अपने अजीज दोस्त को हटा दिया। फिर अभी आप एक बात तो माने साफी साहब, अब हुकूमत अगर गलती करके उस पर अगर डट जाए तो उसे बेवकूफ़ी समझा जाए, लेकिन ये तो इस अक्लमंदी कहना चाहिए। अगर गलती करके अगर एतराफ़ कर लेते हैं और उसको सुधार लेते हैं, ये तो फिर बेवकूफ़ी नहीं है, इसको तो आप समझदारी अक्लमंदी कहें कि गलती पर डटी नहीं रहती है हुकूमत, एटलीस्ट एतराफ़ तो कर लेते हैं। नहीं, वो भी तो हमें ये भी मालूम है कि आखिरी लम्हे तक वो फिर रेजिस्ट कर रहे थे। अच्छा, अगर वो कॉम्पिटेंट नहीं थे तो दोबारा अब उनको मनसूबाबंदी कोई उससे कम प्लानिंग कोई उससे कम अहम वजारत नहीं है, दोबारा उनको क्यों वहाँ पे लाया गया है और वहाँ पे क्यों बिठाया गया है? या फिर ये कि इससे पहले आप देखें अगर वो इस मामले में बड़े अजीमत का मुजाहरा करते हैं और अपनी गलती का एहसास करते हैं, उसको रिवर्स करते हैं, तो फिर बुज़दार साहब को क्यों नहीं हटाया जा रहा? सारी सिचुएशन में, सारे सिनेरियो में नून लीग जो अब एक एक्टिव हमें नज़र आ रही है, पार्लियामेंट के अंदर भी एहतजाज की वो कर रहे हैं, इस पर आवाज़ उठा रहे हैं। फिर लंदन में जो सारा प्लान बन रहा है, कल नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ साहब से भी मुलाकात की और कहा कि इस पर हम जो है ना वो हर फोरम पर आवाज़ उठाएंगे महंगाई के खिलाफ। लेकिन नून लीग के अंदर तो खुद एक कंफ्यूजन है कि उन्हें किसके बयानिया के साथ चलना है। एक नवाज शरीफ साहब का बयानिया है वोट को इज्जत दो का, फिर एक शहबाज शरीफ साहब का बयानिया है मुफाहमती पॉलिसी का एक बयानिया है, चौध निसार साहब लंदन जा रहे हैं। तो एक नून लीग के अंदर तो अपनी एक खिचड़ी बनी हुई है, तो वो तो एक खुद एक कंफ्यूजन का शिकार है कि हमें चलना किसके साथ है। तो ऐसे में इनका जो ये है कि हमने एहतजाज करना है, इत्तेहाद बनाना है, ये किस हद तक कामयाब होगा? शाजी, एक तो आपके स्टेटमेंट के बिल्कुल इब्तदाई हिस्से से मुझे शदीद इख्तलाफ है। आपने फरमाया कि नून लीग बहुत एक्टिव हो गई है। कहाँ एक्टिव है? पार्लियामेंट में आवाज उठा रहे हैं, पार्लियामेंट में बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हर फोरम पर हमने आवाज उठानी है। नहीं, अगर उन्होंने सियासत करनी होती तो पाकिस्तानी सियासत तो इधर हो रही है ना,
आप तो शहबाज शरीफ साहब इधर आते, इस पार्लियामेंट के अंदर आपको उनका कोई किरदार नजर आता है? ये अभी जो हम पहले सब कुछ रोना रो रहे थे, पाकिस्तानी मईशत की अबतरी और बदहाली, इसके हवाले से आपने नून लीग का कोई लेकिन यही तो मैं कह रही हूँ कि अभी लंदन सियासी सरगर्मियों का मरकज वो बना हुआ है ना, सारे फैसले तो अभी वहां पर हो रहे हैं ना। कल भी एक बड़ी मीटिंग हुई है जिसमें नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा कहा है कि ऑपोजिशन जमातों से भी राब्ते किए जाएं और अपने लोगों को भी हिदायत जारी की हैं, अपने लोगों को मुख्तलिफ टास्क सौंपे इस हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए। सियासी सरगर्मियां तो वहां पर हो रही हैं, भले वो इलाज के लिए गए हुए। हाँ, ये उनके वर्कर या लोग इनके मुजारे हैं कि ये खुद लंदन में बैठे होंगे, मरियम साहबा का ट्विटर उधर खामोश होगा, वो घर पे बैठी होगी और लोग इनके लिए बाहर एहतजाज करते रहेंगे। खुद जिन लोगों ने एहतजाज किया उनको इन्होंने क्या सबक दिया? मसलन शाहिद खाकान अब्बासी के साथ क्या हुआ, मिफ्ताह इस्माइल के साथ क्या हुआ, राना सनाउल्लाह के साथ क्या हुआ? आज वो लोग मसलन इन्होंने पार्लिमानी लीडर बनाए हुए ख्वाजा आसिफ साहब को, वो उनके पास जेल जाना तो दूर की बात है, वो जब असम्बली के इजलास के लिए आ जाते हैं, उधर अपोजिशन चैम्बर में बैठे होते हैं, ख्वाजा आसिफ साहब उधर उनके करीब नहीं जाते। ख्वाजा आसिफ साहब आज तक उनको नहीं बताते कि ये हमारे क्या मामलात थे, क्या तय हुआ था, किस वजह से हमने अपने बयानिए को दफन कर लिया और ये सब कुछ। तो वो तो मुस्लिम लीग नून, इस वक्त मुस्लिम लीग नून की सिर्फ और सिर्फ खुशकिस्मती ये है कि हुकूमत की कारकर्दगी इतनी ख़राब है कि लोगों को वो अच्छे लगने लगे, वरना तो बाकी इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने क्या किया है इन सालों में, खुद पीपल्स पार्टी ने भी। लेकिन इसमें सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं, पूरी ऑपोजिशन का कसूर है कि किसी प्लेटफॉर्म पर, किसी एक पॉइंट पर, किसी एक एजेंडे पर आपकी ऑपोजिशन मुत्तफिक हो ही नहीं पाती है। शाजिया, इस मुल्क की बदकिस्मती ये है और सबसे बड़ा अलमिया ये है, इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत की कोई अदा वो मुंतखब हुक्मरानों की नहीं है और अपोजिशन जमातों की कोई अदा और कोई हरकत वो अपोजिशन वालों की नहीं है। इनको अपने अना और अपने इक़्तिदार की फ़िक्र है, उनको अपने केसेस की और अपने ज़ात की और अपने ख़ानदानों की फ़िक्र है, इसलिए ये मुल्क इस बदहाली का शिकार है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब मेरे साथ हैं। नाज़रीन, मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं वक्त के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मोदी की शिद्दत पसंदाना पॉलिसियों का रिजल्ट आना शुरू हो गया है और भारत में दिल्ली असम्बली के इंतखाबात में आम आदमी पार्टी ने मोदी की जमात बीजेपी को तीसरी बार भी शिकस्त का मजा चखा दिया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक नई दिल्ली के असम्बली के इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी इब्तदाई नताइज के तहत दिल्ली की हुक्मरान जमात आम आदमी पार्टी को 70 में से 73 नशिस्तों पर बरतरी हासिल है और मोदी सरकार के गुरूर को धूल चटा दी है। दिल्ली में हुकूमत साजी के लिए सादा अक्सरियत हासिल करने के लिए 36 सीटें दरकार होती हैं, जबकि आम आदमी पार्टी तीसरी बार हुकूमत साजी की पोजीशन में आ गई है। आम आदमी पार्टी के कारकुनान ने जीत की खुशी में मिठाइयां बांटी है, जबकि बीजेपी के दफातर में हू का आलम है। बीजेपी की शिकस्त की एक बड़ी वजह मतनाज़े शहरियत बिल भी है, जिसे मुसलमानों समेत मुल्क के संजीदा हलकों ने मुस्तरद कर दिया है, हिंदुओं ने मुस्तरद किया है इसको। जबकि कश्मीर में आर्टिकल 370 के खात्मे ने भी मोदी के खिलाफ अवाम में नफरत के जज्बात को बढ़ाया और इन इकदाम की वजह से भारतीय मईशत का जनाजा भी निकल गया। जबकि दिल्ली की सियासी बसात को उलटने के लिए बीजेपी हुकूमत ने भरपूर जोर लगाया था। हुकूमत के सदर, वजीर दाखिला, वजीर आला उत्तर प्रदेश और समेत कई आला अहदेदारान ने अपने इंतखाबी हलकों में डेरे डाले हुए थे। इंतखाबी उन्होंने जलसे भी किए, पूरी कैंपेन्स भी की, हुकूमती वसाइल का बेदरीग इस्तेमाल भी किया गया और हिंदू वोटर्स को लुभाने के लिए अक़लियतों के खिलाफ जहर भी उगला गया। नफरत की एक फ़ज़ा का माहौल बनाया गया वहाँ पर, ताकि तमाम तर कोशिशों के बावजूद वोटर्स ने मोदी सरकार की पॉलिसियों को बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। जबकि इसके बरक्स आम आदमी पार्टी के रहनुमा अरविंद केजरीवाल ने इंतखाबी मुहिम में
तालीम, सेहत, ट्रांसपोर्ट में बेहतरी और अपनी हुकूमत की कारकर्दगी को मौजू बनाया था। उन्होंने अवामी इज्तिमात से बार बार खिताब में कहा था कि अगर आपको मेरा काम पसंद आए तो आप वोट दीजिए, वरना नहीं दीजिए। जबकि बीजेपी के इंतखाबी मंशूर में तो दिल्ली के मसाइल पर तवज्जो दी गई थी, लेकिन मुहिम के दौरान मकामी मौज़ूआत पर बात कम और हिंदू मुस्लिम, शाहीन बाग और देश के गद्दारों का जिक्र ज़्यादा सुनाई दिया। मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत का एक बयानिया था, इस पर जो बीजेपी थी वो इलेक्शन ये जीतना चाहती थी और ये हिकमत अमली मोदी और अमित शाह गुजरात में इस्तेमाल करते रहे हैं। लेकिन नतायज से ये साबित हो रहा है कि दिल्ली के अवाम ने सियासत का ये गुजरात मॉडल अब कबूल नहीं किया और मोदी की हुकूमत और मोदी की पॉलिसियों के खिलाफ वोट दिया है और मोदी को मुस्तरद कर दिया है। सवाल ये है कि दिल्ली तो मोदी के हाथ से निकल गया है, भारत की आखिर मोदी से जान कब छूटेगी? इस पर मैं बात करूंगी। मुझे ज्वाइन किया दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, मोदी को दिल्ली में इतनी बुरी शिकस्त, आप समझते हैं रिसेंटली जो है मोदी की शिद्दत पसंदाना जो पॉलिसीज़ हैं उसमें मतनाज़ शहरियत का बिल है, फिर मुसलमानों के खिलाफ जिस तरीके से जज्बात को उभारा जाता रहा और ख़ास तौर कश्मीर के जो इकदाम हैं, आप ये उसी का नतीजा है कि दिल्ली के अवाम ने रिजेक्ट किया है बड़े बुरे तरीके से मोदी को? जी देखिए, पहली बात तो ये है कि दिल्ली जो है वो भारत का दिल है और वो कॉस्मोपॉलिटन सिटी है और वहाँ पर तमाम किस्म के लोग रहते हैं, हर रिलीजन के लोग रहते हैं, हर सेक्ट के लोग रहते हैं, हर कास्ट के लोग रहते हैं। तो जो आप यूँ समझिए कि एक जो तब्दीली है, वैसे तो ठीक है तीसरी बार वो जीत रहे हैं, लेकिन इन हालात में इतनी अक्सरियत के साथ इंतखाब जीतना एक बात की निशानी है कि बहुत बड़ी अक्सरियत हिंदुस्तान के लोगों की जो है वो अमन चाहती है और वो रिटोरिक खासकर एंटी पाकिस्तान रिटोरिक बेशक उनको टेम्परेरी जोश दिलाता हो, लेकिन अल्टीमेटली जो सोशल फैक्टर्स हैं, जो सोशल इंडिकेटर्स हैं जिनका आपने जिक्र भी किया, तालीम, सेहत का निज़ाम, इंसाफ का निज़ाम, सफाई और जो बुनियादी सहूलियात होती हैं, तो मेरे ख्याल पूरी दुनिया के इंसान यही चाहते हैं। तो बड़ा अच्छा ये एक इंडिया है इस खित्ते के लिए और मेरा ख्याल है जमहूरियत पसंद लोगों के लिए और जमहूरियत पसंद मुल्कों के लिए। और आप ये देखें कि पाकिस्तान के रवैये की जीत है, इसलिए ये मैं कहूँगा कि पाकिस्तान ने बड़े मुदब्बराना तरीके से इन तमाम चीज़ों को आगे से सहा है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर इतनी क्यों मकबूल है? क्योंकि आपको लगता है कि जाहिर है वो आदमी की बात करती है, बिजली, पानी, सेहत। जिस तरह यहाँ आप देखिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक दौर में नारा लगाया था रोटी, कपड़ा और मकान, और उसके बाद जो भुट्टो साहब की मकबूलियत और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मकबूलियत जो थी वो आज भी सिंध में ये नारा जिंदा है और आज भी इसी नारे की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी को वोट मिलते हैं सिंध में। तो क्या वहाँ आम आदमी पार्टी का भी ये नारा यही वजह है कि आम आदमी को भी ये चीजें अट्रैक्ट करती हैं, मुफ्त पानी, बिजली, गैस, आम सहूलतें? बिल्कुल। एक तो बात यह है कि अक्सरियत हर मुल्क में आम आदमियों की होती है। हाँ। और आम आदमी, तमाम आम आदमी आम चीज़ों के मुतकाज़ी हैं और वही चीज़ें जिनका आपने अभी जिक्र कर दिया है, दोबारा उनको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इस खित्ते के बाकी मुल्कों के लिए भी ये किस्म का इशारा है कि लोग क्या चाहते हैं, आम आदमी क्या चाहते हैं। और इससे मुझे ये भी याद पड़ता है कि पाकिस्तान में भी एक आम आदमी के नाम से एक पार्टी उभर रही है। तो बात यह है कि लोग एक दफ़ा या दो दफ़ा या चंद दफ़ा आ जाते हैं धोखे में कि क्या कहा जा रहा है, लेकिन जब बार बार एक नारा उसको पूरा ना किया जा सके तो वो फिर काफ़ी उनको मुतनफ़र कर देता है। और ये मेरा ख्याल है कि इट शुड ऑल्सो बी ए वेकअप कॉल हमारी मौजूदा गवर्नमेंट के लिए कि बातचीत आप जितनी मर्जी करें, जब तक आप डिलीवर नहीं करेंगे, और इसके लिए मैं भी पीटीआई का हमदर्द हूं। और ये बिल्कुल बात बहुत है कि आम आदमी पार्टी ने वहां डिलीवर किया है और वो इलेक्शन कैंपेन में उनका ये नारा था, भाई अगर आपने हमारा काम आपको नजर आता है तो आप हमें वोट दीजिए, जो जाहिर है साफ नजर आता है कि लोगों को उन्होंने सेटिस्फाइड किया, काम किया उनके लिए, तो दोबारा वोट लेने में कामयाब हुए। यू आर राइट कि ये एक वेकअप कॉल है यहाँ के लिए भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। और ये मेरे ख्याल ज्यादा मोहकम, ज्यादा स्टेबल तरीका है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का बरसरे इक़्तिदार रहने का और लोगों के लिए काम करने का, क्योंकि आप वो वादे करें जो आप पूरे कर सकते हैं और जो वादे करें उनको जरूर पूरा करें या किसी हद तक जरूर पूरा करें, ताकि लोगों में एक उम्मीद रहे कि चले 50 से 70% इन्होंने अचीव कर लिया है तो बाकी 30% अगले टेन्योर में अचीव कर लेंगे।
लेकिन अगर लोग ये समझें या उनको ये शक पड़ जाए कि जो कहा गया था उसका 5% भी अचीव ना हो सका, बल्कि और पीछे को कुछ मामलों में चले गए, तो फिर वो दोबारा मौका नहीं देते हैं। जमहूरियत में ये एक आप समझे रूथलेस वो कट थ्रोट होता है कि या आप डिलीवर करें या आप साइड पर हो जाएं। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है, लेकिन एक और हकीकत ये भी है जनाब, बिल्कुल सही, हिंदुत्व की सोच को खत्म करने में या उसको शिकस्त देने में, भले ही आम आदमी पार्टी हो या कोई और जमात, अभी बहुत वक्त दरकार है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, क्योंकि सेंटर में आपको पता है कि काफी अक्सरियत से बीजेपी मौजूद है, और जिस तरीके के हम बात औकात, अभी तो खैर सिटीजन एक्ट के बाद उस किस्म के मुजाहरे कम हो गए जो मुसलमानों के खिलाफ होते थे या जो उनके साथ सलूक किया जाता था, आहिस्ता आहिस्ता वो मांद पड़ रहे हैं, लेकिन आखिर वो तमाम लोग मौजूद तो हैं। तो जब तक हम इस पूरे खित्ते में ख्वानदगी पैदा नहीं करेंगे, भाईचारा पैदा नहीं करेंगे, अमन की फिजा पैदा नहीं करेंगे, जो मीडिया है वो एक दूसरे को लान तान करना बंद करे, जो लीडर्स हैं वो एक दूसरे को लान तान करना बंद करें, बैठकर अपने मसाइल हल करें और ये समझें कि जो सुप्रीम नेशनल इंटरेस्ट है हर मुल्क का, वो वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ दैट कंट्री वो है, और उसको अगर आगे लेकर चले तो मेरा ख्याल ये खित्ता तो हर लिहाज से बड़ी तरक्की कर सकता है। जन साहब, अगर देखा है तो जो कांग्रेस है वो भी मोदी की पॉलिसियों पर रिसेंटली, खासकर जो मोदी की बीजेपी की पॉलिसीज रही हैं कश्मीर को लेकर और वो जो गैर मुतनाज़ जो बिल है उसको लेकर, उसके बावजूद भी कांग्रेस आवाम की तवज्जो आपको लगता है कि वो हासिल करने में क्यों नाकाम रही है इस बार भी? जी, वो बुनियादी तौर पे ह्यूमन नेचर है जी, ये आप समझे नफ्सियात है इंसानों की, कि वो एक जो चीज़ पहले आजमाई जा चुकी हो और उनको उनके तवक्को तक पूरा ना उतरी हो कोई बात, तो ज़रूर नई चीज़ आजमाते हैं। हाँ। तो ये चूँकि ये पार्टी निस्बतन नई पार्टी है, और फिर दूसरा उन्होंने इसको वहाँ तक वो भी किया है, चीज़ों को पहुँचाया भी है, डिलीवर किया है। तो मेरा अपना ख्याल है कि इस पार्टी का बहुत पोटेंशियल है कि अगर ये फैल जाए आहिस्ता आहिस्ता पूरे मुल्क में, लेकिन जैसे आपने खुद कहा इसमें कुछ टाइम लगेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि अगर पाकिस्तानी पॉलिटी, पाकिस्तानी लीडरशिप, पाकिस्तानी पीपल अगर वो अपील करें टू द सिविल सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो वो मेरा ख्याल ज़्यादा बेहतर तरीका होगा बजाय उनकी गवर्नमेंट के साथ बातचीत करने के, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि वहाँ की सिविल पॉपुलेशन में बहुत सारी सेन वॉइसेस उठ रही हैं, क्योंकि हमने देखा है कि जो लोग आ रहे हैं मीडिया पर, जो लोग लिख रहे हैं अखबारों में, जो लोग किताबें लिख रहे हैं, वो इस चीज़ का इंदिया दे रहे हैं कि पड़ोसियों के साथ रहने का ये तरीका नहीं है, और अपने लोगों को इस तरीके से बांट देना, मुस्लिम गैर मुस्लिम या और किसी तरीके से, ये सही तरीका नहीं है। तो मेरा ख्याल ये अच्छी एक हवा का रुख है जो वहां पर चला है, और हमें दुआ करनी चाहिए कि ये फैल ना सिर्फ हिंदुस्तान में, पूरे खित्ते में। सुपर पावर का सदर डोनाल्ड ट्रंप जब विजिट करेगा, इस महीने के आखिर में विजिट करना है, तो आप नहीं समझते मोदी को तो और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा? ट्रंप अगर किसी मुल्क का विजिट कर ले, कहीं जाकर मिल ले, वो हुक्मरानों की शायान शान तो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपको लगता है कि इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा? ये आम आदमी की पार्टी जीती है, दिल्ली में हारी है बीजेपी, कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा? जो तो इंटरनल पॉलिटिक्स है उस पर तो शायद कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो एक्सटर्नल पोजीशन है भारत की, उस पर जरूर फर्क पड़ेगा और वो और मजबूत होगी। लेकिन देखना यह है कि पाकिस्तान अपने तय क्या करता है। ठीक है, अगर वो ना भी ट्रंप अभी इस चक्कर में आए, बाद में अगर वो आ जाता है, या फिर ये है कि यहाँ पर प्यूटन और सदर री आ जाते हैं, तो वो फिर एक वो बैलेंस आउट हो जाएगा। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये कि इस किस्म के मुकाबले के बजाय हमें नेबर्स को चाहिए कि हम एक दूसरे से बात करें, और बजाय इसके कि वो किसी की शय पर और हम किसी और की शय पर एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएं। तमाम ये जो इतने 1 अरब से ज्यादा लोग हैं, 1.5 अरब लोग इस खित्ते के, उनके हक में यही है कि अच्छे तरीके से पुरअमन नेबर्स की तरह हम रहने की कोशिश करें, अपने मसाइल हल कर लें। हम इतने गए गुजरे तो नहीं है जी, बेहतरीन डॉक्टर, बेहतरीन इंजीनियर पैदा कर सकते हैं, तो हम आपस में बात क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया जनरल डायर नईम खादिल लोधी साहब मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया आपका जनरल साहब। मुझे प्रोग्राम में एक ब्रेक लेने वापस आते हैं वक्फे के बाद।
नाजरीन, कराची में ज़मीनों की गैर कानूनी अलॉटमेंट के मामले से मुतालिक अहम इंकशाफात हुए हैं। ज़राए का ये दावा है कि सियासी असर रसूख रखने वाली सियासी शख्सियात के खिलाफ ताहाल कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख और मसरूर सियाल समेत 25 बाअसर अफराद से ज़मीन वागुजार नहीं हो सकी और एंटी करप्शन की जानिब से सिफारिश के बावजूद भी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कार्रवाई करने में नाकाम रहा है। और ये कहा जा रहा है कि सारे मामले में सियासी शख्सियात जो हैं ये अपना असर रसूख इस्तेमाल कर रही हैं। इस सारे मामले का पस मंज़र हम आपको ये बताएं कि बासर अफराद, बिल्डर्स और सनतकारों ने जालसाजी से 290 एकड़ ज़मीन अलॉट करवाई थी और जालसाजी से अलॉट सरकारी ज़मीन की मार्केट वैल्यू 55 अरब रुपए से ज़ायद है, जबकि जालसाजी से ज़मीन अलॉट करने और फ़ायदा हासिल करने वालों पर एंटी करप्शन में मुकदमा भी दर्ज कर दिया है। मुकदमे में एंटी करप्शन ने 71 से ज़ायद अफसरान और अफराद को नामजद कर रखा है। महकमा एंटी करप्शन की सिफारिश के बावजूद बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने मखसूस शख्सियात के खिलाफ कोई कार्रवाई अभी तक नहीं की है। ज़राए से मिलने वाली इत्तलात के मुताबिक नज़र खान और सलीम खान को मंगूपीर में 3 एकड़ ज़मीन जालसाजी से अलॉट हुई, जिसको वागुजार करवाने के लिए बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने अभी तक कोई कदम नहीं उठाया है। इसी तरह ज़ारा अहमद और मोहम्मद असलम को जालसाजी से लियारी में अलॉट 10 एकड़ ज़मीन वागुजार करवाने के खिलाफ यहाँ पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो सकी है। बिन कासिम में अब्दुल सत्तार और महमूद बाकी मौलवी से 4 एकड़ ज़मीन वागुजार करवाना वहाँ से भी बाकी है, जबकि बिन कासिम में ही तहरीक इंसाफ के रहनुमा मसरूर सियाल से 16 एकड़ ज़मीन वागुजार नहीं करवाई जा सकी है, ना ही इनके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकी है। इन तमाम अफराद समेत एक पूरी लंबी फहरिस्त है कि जिसमें 25 अफराद से ज़मीन वागुजार करवाने के लिए एंटी करप्शन ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सिफारिशात भी भेजी हैं, लेकिन कार्रवाई अमल में नहीं आई है। इस सफ़र में बात करूँगी हमारे नुमाइंदा खुसूसी कराची वहीद राजपुर से। वही जालसाजी से अलॉट की गई ज़मीनें सब कुछ रिकॉर्ड पर है, मुकदमा भी दर्ज किया है, कार्रवाई करने में क्यों बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो सुस्ती दिखा रहा है? देखें शादिया, इसमें अहम शख्सियात जो सिंध हुकूमत की हैं वो भी रुकावट हैं, क्योंकि जब इंक्वायरी मुकम्मल करके वज़ीर-ए-आला हाउस को ये 19 इंक्वायरियाँ भेजी गई थी, तो फाइल जो है महीनों तक वो टेबल पर पड़ा रहा, वज़ीर-ए-आला सिंध की टेबल पर, तो उसकी अप्रूवल नहीं मिल सकी। जब मीडिया ने इस पर मुख्तलिफ स्टोरियाँ की तो उसके बाद जो है वज़ीर-ए-आला ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने नोटिस लिया, जिस पर जो है इस पर इंक्वायरी की मंजूरी दी गई और कार्रवाई के लिए एंटी करप्शन कमेटी 1 को कहा गया कि आप कार्रवाई करें, उसको रेफ़र किए गए ये मामलात। उसमें सीनियर किस्म के जो ऐसा तो नहीं कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अफसरान की मिली भगत से ही ये सब कुछ हुआ हो, जिसकी वजह से आप कार्रवाई करने में वो जो है ज़ाहिर इंटरेस्टेड नहीं है? देखें, उसमें बड़ी रिश्वत ली गई। जैसे अभी तक के ऐसे शमसुद्दीन सुमरो सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रह चुके हैं, 80 करोड़ रुपए के जो है वो ज़मीन सरकारी जो है उस पर लाश देकर जो टैक्सेस की मद में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का हासिल होने थे, वो रिश्वत लेकर जो है वो ज़मीन अलाट की गई कोरंगी पर, तो अभी तक उसकी मंजूरी नहीं मिल सकी है। वज़ीर-ए-आला हाउस में वो केस पड़ा है, अभी तक उस पर कार्रवाई के लिए FIR के लिए तफ्तीशी अफसर ने जो है सिफारिश की है, लेकिन उस पर अभी तक अप्रूवल नहीं मिल सकी है। तो कहने का मकसद तो इसमें भी जो 25 अफराद हैं वो जो अक्सर जो इस तरीके से ज़मीनें अलॉट की गई हैं, यहाँ पर तामीरात हुई हुई हैं या अभी ये सिर्फ ज़मीनें हैं? और अगर तामीरात हुई हुई हैं तो ये बात भी ज़ेर गौर है कि उन्हें गिराया जा सकता है अगर कार्रवाई करनी है तो? शादिया, देखें इसमें बिल्डर भी शामिल हैं, सनतकार भी शामिल हैं। जैसे हलीम आदिल शेख जो PTI के पार्लियामानी लीडर हैं सिंध असेंबली में, उसके मुख्तलिफ तामीरात हुई हैं ज़मीनों पर, सरकारी ज़मीनों पर। उसको सिफारिश की फ़ैसला हुआ था एंटी करप्शन कमेटी 1 में कि जो इस पर जो है कार्रवाई की जाए। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को सिफारिश की गई थी कि एंटी इंक्रोचमेंट कानून के तहत जो है एक्शन लिया जाए, लेकिन अभी तक उस पर कोई भी अमल दरामद नहीं हो सका। उसमें उनके भाई भी हैं, साबिक सूबाई वज़ीर हलीम आदिल शेख, उसका भी नाम है, उसके भी जो है ज़मीनें हैं। मसरूर सियाल है, वो उस पर जो है तामीरात उसने शुरू करवाई हैं मलीर में, तो उसकी भी जो है हाउसिंग स्कीम चल रही है। जो ज़मीन है, इसको 16 एकड़ ज़मीन मिली थी। तो कहने का मकसद तो अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हो सकी। एंटी इंक्रोचमेंट को ये मामला भेजा गया था, जो है ये मामला भेजा गया था। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का इसमें क्या रोल है?
देखें, उनको तो नक्शे पास करने होते हैं, एनओसियाँ जो है इस पर देनी होती हैं। कोई भी कंस्ट्रक्शन हो, कमर्शियल हो, रायशी है, तो उसका जो फैसला है वो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को करना है। लेकिन हाँ। वहाँ भी जो है एक दुकान खुली हुई है। अभी सुप्रीम कोर्ट में मामला आया था, उस पर डीजी SPCA को भी इस सिलसिले में जो है हटाया गया ओहदे से। तो उनका भी तो किरदार कोई अच्छा नहीं है, इस पर बड़ी तनकीद होती है। SPCA को भी लेटर लिखा गया है कि इनको अभी कोई भी NOC जारी नहीं की जाए, नक्शे जारी नहीं किए, लेकिन ऑलरेडी उनको जारी हो चुके हैं। अब लेटर जो है इदारे बड़े देर से नक्शे जारी हुए हैं, तो वहाँ पर हुई है। नैब में गया है ये मामला? देखें, एंटी करप्शन ने इस पर इंक्वायरी की है। 55 अरब रुपए जो मार्केट वैल्यू इसकी ज़मीन की बताई जा रही है, तो बड़ा स्कैम है। तो उस पर जो है अभी एंटी करप्शन, क्योंकि जो नैब का ला है, एंटी करप्शन का ला है, तो एक वक्त जो है 2 तफ्तीशी या जो एहतसाबी इदारे हैं वो एक साथ इंक्वायरी या तहकीकात नहीं कर सकते। इस वजह से एंटी करप्शन में मामला चल रहा है। कुछ पर FIRs भी हुई हैं, 25 पर। तो हलीम आदिल शेख पर जो है वो सिर्फ एंटी एनक्रोचमेंट के तहत सिर्फ कार्रवाई करनी है, रेफर हुआ है उसका जो इंक्वायरी। तो बज़ाहिर लग रहा है कि सिमत भी कहीं ना कहीं रुकावट है कार्रवाई करने में। देखें, इसमें सिंध हुकूमत के जो बासर शख्सियात हैं, उसमें उनके फ्रंटमैनों के नाम पर भी जो है ज़मीन अलाट हैं। जैसे स्कीम 33 हो गई, मलीर के जो ज़्यादा फ्रॉड हुए हैं सबसे ज़्यादा, तो मलीर में मंगो पीर हो गया, कोरंगी में आ जाएं तो वहाँ पर भी जो है फिर जो है इसी तरह जो है गडाब में बड़े फ्रंटमैनों के नाम पर जो है इन्होंने अलाट करवाई हुई हैं ज़मीनें, रुकावट बने हुए हैं। तो अभी तक नाम है इस पर वो इस बारे में मौक़िफ़ क्या अपनाते हैं, वो क्या सफाई पेश करते हैं इस पर? देखें, वफा की हुकूमत PTI की है, तो अफसरान जो हैं वो DMG ग्रुप या PSC के हैं, वफा की सर्विस के हैं। तो अफसरान भी जो है ना वो खौफज़दा हैं कि हमारे खिलाफ प्रमोशन के मामलात हैं, मुख्तलिफ मामलात हैं, पोस्टिंग के मामलात ऐसे ना हो कि हमारे मसाइल हों। तो सिंध हुकूमत भी इनको जो है क्लियर जो है गाइडलाइन उनकी जानिब से भी नहीं आ रही है कि सियासी ये जो मामला है सियासत की नज़र ही हो रहा है। तो अफसरान भी खौफज़दा हैं कि हम कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वहीद राज पर आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल। नाज़रीन, चीन में कोरोना की क़यामत खेज़ी जारी है। हलाकतों और मुतासरीन में मुसलसल इजाफा हो रहा है। ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक इस वायरस से मरने वालों की तादाद 1016 हो गई है, जबकि मुतासरा अफराद 40,000 से तजावुज़ कर चुके हैं। ख्याल किया जा रहा था कि कोरोना सार्स वायरस से कम मौलिक होगा, क्योंकि 2003 में चीन में ही फैले जाने वाले इस वायरस से 774 अफराद लुक़मा अजल बने थे। लेकिन कोरोना से हालिया हलाकतें बतदरीज बढ़ रही हैं। चीन में पैदा होने वाले एक बच्चे में पैदाइश के सिर्फ 30 घंटों के बाद ही कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है। ये बच्चा 2 फरवरी को वुहान के एक अस्पताल में पैदा हुआ, जो इस वबा का मरकज़ है। कोरोना वायरस से मुतासिर होने वाला ये बच्चा अब तक का सबसे कम उम्र बच्चा है। दूसरी तरफ दुनिया के 25 ममालिक में ये वायरस पहुँच चुका है और चीन से बाहर 2000 अफराद के जिस्म में ये मौलिक वायरस दाखिल हो चुका है। जापान के समंदर में मौजूद बहरी जहाज पर 135 मुसाफिरों में इस वायरस की तस्दीक हो चुकी है। कोरोना से मुतासरा इन अफराद में 23 अमरीकी और 8 बरतानवी शहरी भी शामिल हैं, जबकि आलमी दायरा सेहत ने चीन का सफर न करने के बावजूद वायरस का शिकार होने वाले अफराद को ज्यादा बड़ा खतरा करार दिया है। WHO की टीमें चीन पहुंच चुकी हैं और इसकी सरबराही ब्रूस एल्बर्ट कर रहे हैं। और इससे पहले इससे पहले मगरबी अफ्रीका में 2014 से 2016 तक फैले गए एबोला वायरस की रोकथाम करने वाली टीम की ये पहले भी क़यादत कर चुके हैं। उम्मीद है कि आलमी इदारा सेहत की जो कोशिश है ये कामयाब होगी और दुनिया इस वायरस से होने वाली मजीद हलाकतों से बच जाएगी। दूसरी तरफ ये भी खबरें आ रही हैं कि चीन ने वायरस के बारे में बर वक्त इत्तला न देने पर और कोताही बरतने पर 2 आला अफसरान को नौकरी से बरतरफ कर दिया है, जबकि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस उम्मीद का इजहार किया है कि अप्रैल तक कोरोना वायरस जो है ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि सख्त गर्मी में वायरस का जिंदा रहना मुश्किल हो जाता है। बरतानिया में नए केसेस सामने आने के बाद हुकूमत ने कोरोना वायरस को संगीन खतरा करार दिया है। यूरोपीय यूनियन ने भी वायरस के खतरे के पेश नज़र हंगामी इजलास तलब कर लिया है। जबकि अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो कोरोना वायरस से मुतालिक यहाँ सूरत हाल अभी तक काबू में है।
ताहम चाइना में मौजूद पाकिस्तानी जिनकी तादाद हमारी वजारत ख़ारजा 28,000 बताती है, जिसमें मुतासरा शहर जो वुहान है वहाँ पर 500 के करीब तालिब इल्म हैं जो वहाँ वुहान में इस वक्त मौजूद हैं। इस हवाले से पाकिस्तानी फैमिलीज़ बहुत ज़्यादा परेशान हैं, फ़िक्रमंद हैं और ज़ाहिर है वो अपने प्यारों को अपने पास देखना चाहते हैं। जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी वफाकी हुकूमत से ये कहा है कि वो चीन में मौजूद पाकिस्तानियों को वापस ना लाने के बारे में जो अपना फैसला है इस पर नजर सानी करे। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिलल्ला ने एक दरख्वास्त की समाअत के दौरान ये कहा कि अदालत इस बारे में अभी कोई हुक्म जारी नहीं कर रही है, ताहम 2 हफ्तों के बाद दोबारा इस मामले का जायजा लेंगे। हुकूमत को यकीनन इस मामले पर ज़रूर नज़रसानी करनी चाहिए, जबकि साथ ही सैनेट कमेटी में होने वाले इस इंकशाफ के बारे में भी नोटिस लेना चाहिए कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर बैरून मुल्क से आने वाले जो मुसाफिर हैं, पैसेंजर्स हैं, इनका सिर्फ बुखार चेक किया जाता है, कोरोना वायरस नहीं चेक किया जाता। हुकूमत को इस बात का यकीनन फौरी नोटिस लेना चाहिए ताकि ये मोहलिक वायरस कहीं पाकिस्तान में ना फैल जाए, क्योंकि इस वायरस से बचाव की वाहिद सूरत सिर्फ तहकीक है, तशखीस है और फिर ज़ाहिर है इसके बारे में एहतियाती तदाबीर भी हैं, जिसके लिए ज़ाहिर है हम सबको, खासकर पाकिस्तान को, एक ख़ास स्ट्रेटजी के तहत चलना होगा, अपना ख़ास रोल प्ले करना होगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मेरी आपसे मुलाकात होगी कल। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।